आज हम बात करने वाले हैं एलसी परिपथ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलसी परिपथ एक प्रकार का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लेते हैं इस प्रकार से, और इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हम क्या जोड़ देते हैं, आपकी एक प्रेरण कुंडली जोड़ देते हैं इस प्रकार से। क्या जोड़ देते हैं? प्रेरण कुंडली। और इस प्रेरण कुंडली के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, एक संधारित्र जोड़ देते हैं, जिसकी धारिता कितनी होती है, सी होती है, और ये क्या होती है, प्रेरण कुंडली के लिए हम एल प्रयुक्त कहते हैं, तो इसे एलसी परिपथ कहते हैं। और ऐसी बात है, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है ये कितनी वोल्टता उत्पन्न करेगा, वी वोल्टता। इसका फॉर्मूला कितना होता है, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी होता है, इतना वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ये उतना उत्पन्न करेगा जिससे प्रत्यावर्ती धारा का वहन होगा यहाँ पर। अब यहाँ में से जितनी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी उतनी यहाँ में से प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, और यदि श्रेणी क्रम में तो धारा क्या रहती है, समान रहती है। तो इसमें से आई धारा बहेगी तो इसमें से भी आई धारा बहेगी। उसके बाद लेकिन जो विभवांतर होगा वो श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है। यहाँ पर जो विभवांतर उसे VL मान लेते हैं, यहाँ पर जो विभवांतर क्या मान लेते हैं, VC है। तो बेसिकली जो आपका VL, जब हम प्रेरण कुंडली पढ़ रहे थे, तो जो आपका I रहता है वो V से क्या रहता है, पीछे रहता है। क्या रहता है, वो पीछे रहता है I से 90 डिग्री। जब हमने पढ़े थे आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया था, ये था आपका V का ग्राफ, एक था आपका नीचे किसका ग्राफ, I का ग्राफ। तो देखो ये जो आपका I है, मतलब इस डायरेक्शन में जो आपका I है वो VL से कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। देखो 90 डिग्री क्या है, पीछे है। तो वही मैंने दिखा दिया कि I जो है वो VL से 90 डिग्री पीछे है, या ऐसा बोल सकते हो कि VL जो है आपका I से 90 डिग्री आगे है, VL I से 90 डिग्री आगे है, ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद जो आपका VC रहता है, VC में क्या रहता है कि जो आपका I रहता है वो आगे रहता है। क्या रहता है, आगे रहता है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। आपका ग्राफ ऐसा मिला था, ये था आपका I का ग्राफ, और ये 90 डिग्री क्या था, आपका आगे था। तो बेसिकली इसमें I आगे रहता है 90 डिग्री VC से, या VC पीछे रहता है I से 90 डिग्री से। बात वही है। तो इसके आधार पे हमें क्या बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है। तो देखो धारा आगे की दिशा में, तो धारा की दिशा में बना लिए। उसके बाद देखो जो आपका VL है वो कहाँ पर है, धारा से 90 डिग्री आगे है, तो इसे क्या खींच लेंगे, ऊपर खींच लेंगे। तो VL कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हाँ, और यहाँ एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। फिर क्या है, VC कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, तो हम क्या बना लेते हैं, VC को 90 डिग्री पीछे बना लेते हैं। ये आपका, हाँ, ये वाली धारा I से VL क्या था, 90 डिग्री आगे था, और यही वाली धारा I से आपका जो VC था वो 90 डिग्री क्या था, पीछे था। तो ये हो गया इसका फेजर आरेख। अब बेसिकली यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो आपका VL है वो किससे बड़ा है, VC से बड़ा है। मतलब ये वाला जो VL है वो बड़ा है, ये वाला VC क्या है, छोटा है। तो बेसिकली जब हम परिणामी निकालेंगे, जैसे कि एक वस्तु है, इस पर ऊपर की ओर लग रहा है 10 न्यूटन का बल, नीचे की ओर लग रहा है 2 न्यूटन का बल, तो परिणामी बल कितना लग रहा है, 10 - 2 बराबर 8। एक वस्तु को ऊपर की ओर 10 से खींचे, नीचे की ओर 2 से खींच रहे हो, तो खिंचाएगी ऊपर ही, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा है, लेकिन कितने बल से खिंचाएगी, 10 - 2 8। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, VL बड़ा है, VC छोटा है। तो यदि हम इनका परिणामी देखेंगे तो परिणामी क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका VL - VC हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं परिणामी का ग्राफ। ये आपकी धारा की दिशा I है, और जो परिणामी हो जाएगा VL - VC, कितना हो जाएगा, VL - VC। जैसे कि वस्तु है, इस पे 10 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर 2 न्यूटन का लग रहा है, तो परिणामी ऊपर की ओर लगेगा। अब परिणामी ऊपर की ओर लगेगा तो कितना न्यूटन लगेगा, 8 न्यूटन लगेगा परिणामी। तो इसको हम हटा देंगे और बोलेंगे कि परिणामी 8 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है, तो 8 न्यूटन बल से ऊपर की ओर खिंचाएगा। वैसे ही VL बड़ा था, VC छोटा था, तो परिणामी क्या होगा, VL - VC, और ऊपर की ओर ही आएगा। यहाँ पर ग्राफ कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्या हो गया, आपका परिणामी हो गया। क्या हो गया, बेसिकली आपका परिणामी हो गया। अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर यदि देखें तो आपका जो VM होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर VL + VC के बराबर। यहाँ बेसिकली V बराबर बोल सकते हैं VL + VC, V लिखे है VM, तो VM बराबर VL + VC, क्योंकि यही जो आपका V है वो 2 भागों में बट रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं VM बराबर VL + VC बोल सकते हैं। तो बताओ यहाँ की यदि बात करें तो फाइनली कितना आ जाएगा, VL -
वी सी, जो आपका परिणामी विभवांतर है ना, वो कितना आ जाएगा, V बराबर वी एल माइनस वी सी आ जाएगा। अब बेसिकली V बराबर कितना होता है, I इंटू कैपिटल आर। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका X आ जाएगा। हाँ, और यदि मैं V की बात करूँ तो ये क्या है आपका संपूर्ण विभवांतर है, मतलब कि यह संपूर्ण प्रत्यावर्ती वोल्टता। संपूर्ण प्रत्यावर्ती वोल्टता है तो हमें धारा क्या लेना पड़ेगा I, लेकिन जो प्रतिबाधा है वो क्या लेना पड़ेगा Z। प्रतिबाधा क्या लेना पड़ेगा Z। हमेशा याद रखना यदि दो या दो से अधिक परिपथ जुड़े हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ तो वहां पे प्रतिबाधा में क्या लेनी है, Z लेनी है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो है वो क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है, किसकी, संपूर्ण की प्रत्यावर्ती वोल्टता है। तो यहाँ पर धारा भी संपूर्ण की आएगी और प्रतिबाधा भी संपूर्ण की आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I इंटू कैपिटल Z इज इक्वल टू VL का मान कितना हो जाएगा I इंटू XL। तो I इंटू क्या हो जाएगा XL, और VC का मान कितना हो जाएगा I इंटू XC। I इंटू क्या हो जाएगा XC। तो देखो यहाँ से I का मान निकल रहा है, I का मान निकाल लेते इस प्रकार से, I से I क्या हो जाएगा कैंसिल। तो Z बराबर बेसिकली क्या आ जाएगा XL माइनस XC। हाँ, XL का मान कितना होता है आपका L ओमेगा माइनस XC का मान कितना होता है 1/C ओमेगा। तो जो आपकी प्रतिबाधा निकल गई इस किस परिपथ की, LC परिपथ की, वो कितनी निकल गई L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा। यहाँ पर हमने वो क्यों नहीं की जैसे कि हम LR परिपथ में CR परिपथ में कर रहे थे समांतर चतुर्भुज बना के, क्योंकि परिणामी हमें पहले ही ज्ञात हो गया VL माइनस VC। यहाँ से हमें ज्ञात हो गया कि V बराबर क्या है VL माइनस VC, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं लगाए, सीधे सीधे कर दिए। हाँ, यहाँ से पता चल गया V बराबर VL माइनस VC, तो V का मान रखे, VL का मान रखे, VC का मान रखे, फिर कॉमन लिया I से I कैंसिल, Z बराबर XL माइनस XC, XL का मान रखे, XC का मान रखे। तो ये आ गया आपकी प्रतिबाधा। अब हम बात करेंगे IM यानी कि धारा के अधिकतम मान की, तो वो कितना होता है VM अपॉन कैपिटल Z। VM अपॉन कैपिटल Z। अब IM बराबर VM का मान रख दो जैसे का वैसे, Z का मान क्या है L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका धारा का अधिकतम मान। तो ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। मतलब कि ये हो गया आपका परिपथ, प्रतिबाधा भी निकाल लिए, फेजर डायग्राम भी बना लिए और आपका धारा का अधिकतम मान भी निकाल लिए। हाँ, अब बेसिकली यहाँ अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्या, बिल्कुल। अनुनाद की स्थिति के लिए क्या चाहिए होता है XL XC के बराबर चाहिए होता है। यहाँ पर XL भी आ रहा है और XC भी आ रहा है। तो बेसिकली ये तो हो गया आपका LC, मतलब कि LC परिपथ। LC परिपथ में आपको सबसे पहले परिपथ बनाना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये वाला डायग्राम बना के आपको Z का मान निकालना है, बेसिकली धारा का अधिकतम मान बताना है। अब हमें कौन सी स्थिति देखना है, अनुनाद की स्थिति देखना है। कौन सी स्थिति देखना है, अनुनाद, मतलब कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा क्या होगी और आपके अनुनाद की स्थिति में IM का मान क्या होगा, ये तीनों का मान ही हमें देखना है। तो देखना, सबसे पहले देखते हैं Z का मान। Z इज इक्वल टू क्या था हमारा XL माइनस XC, फिर XL का मान L ओमेगा रखे, XC का मान 1/C ओमेगा रखे। अब अनुनाद की स्थिति में XL किसके बराबर होता है XC, तो क्या हो जाएगा Z बराबर XC माइनस XC, XL के स्थान पे क्या रख दिए XC, XC से XC कैंसिल, तो Z बराबर कितना आ गया 0। मतलब अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है 0 होती है। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे अब आपका IM क्या होगा बेसिकली। तो देखो IM क्या है VM अपॉन L ओमेगा मतलब XL माइनस 1/C ओमेगा मतलब XC। XL माइनस या अनुनाद की स्थिति में XL बराबर क्या होता है XC, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम XC रख सकते हैं। XC से XC क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे क्या बच जाएगा 0, और VM अपॉन 0 का मान अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है। तो जो IM का मान होता है वो क्या होता है आपका इन्फिनिटी होता है। क्या होता है बेसिकली इन्फिनिटी होता है। तो धारा का अधिकतम मान कितना होता है अनंत, जो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि 5/0 की वैल्यू कितनी होती है अनंत, 4/0 की वैल्यू कितनी होती है अनंत, लेकिन 0/4 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। यदि 0 ऊपर रहा तो इसका मान हमें ज्ञात है 0 होता है, लेकिन यदि 0 नीचे हो जाए तो इसका मान अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। तो IM का मान कितना होता है अनंत होता है। कब, जब हम अनुनाद की स्थिति देखते हैं LC परिपथ में। अनुनाद की स्थिति में और क्या होता है आपका XL बराबर XC होता है। XL का मान कितना होता है L ओमेगा, XC का मान कितना होता है 1/C ओमेगा। ओमेगा को इधर भेज देते हैं, L को इधर भेज देते हैं, तो ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन 1/CL हो जाएगा। ओमेगा भाग में था इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, L गुणा में था इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ओमेगा इंटू ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/CL, दोनों का क्या ले लेंगे अब अंडर रूट ले लेंगे, तो इससे ये कैंसिल, तो बेसिकली ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 1/√LC या CL, बात वही है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अब ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, तो यहाँ पर रख देंगे 2πf, तो 2πf बराबर 1/√LC हो जाएगा। अब यहाँ से f की वैल्यू निकालने के लिए 2π गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, तो बेसिकली आपकी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2π√LC। तो f जो क्या है आपकी अनुनादी आवृत्ति, क्या कहते हैं इसे, अनुनादी आवृत्ति, ये होती है अनुनादी आवृत्ति LC परिपथ की।